CDK और माइटोटिक साइक्लिन, इनका अटैचमेंट जो है वो होगा वहां पर, यानी ये CDK जो है वो इस माइटोटिक साइक्लिन के ऊपर एक्ट करेगा। और जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तब आपका G2 से ये M फेज के अंदर इसका ट्रांजिशन जो है वो होगा, और फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल इनिशिएट M फेज, ओके, and formation of this complex will initiate S phase from G1 to S, and G2 to M phase will be regulated by this complex MPF. Okay. इस डायग्राम में हमने इसको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये, मैंने आपको एक चीज कही थी कि इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा जब इनका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। तो अभी मैं आपको यहाँ बता रहा था कि MPF जो है, MP ट्रिगर माइटोसिस मशीनरी कौन करता है, जो आपका MPF बन जाता है। ये पिछले वाला डायग्राम देखिए आप एक बार, माइटोटिक CDK एंड माइटोटिक साइक्लिन ये जब कंबाइन होंगे तब आपका MPF बनता है। और ये MPF क्या करेगा, एक्टिव MPF, इट विल ट्रिगर माइटोसिस मशीनरी और माइटोटिक साइकिल जो है वो आपकी होगी। अब जब ये माइटोटिक फेज के अंदर जब एंटर कर जाता है तब आपका जो माइटोटिक साइक्लिन है वो डिग्रेड हो जाएगा। ओके, जब ये साइकिल कंप्लीट होगी और सेल जब इंटरफेज के अंदर आएगी तब आपका G1 फेज में S फेज CDK और S फेज साइक्लिन, इनका जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एक्टिव S फेज साइक्लिन एंड CDK कॉम्प्लेक्स, it will trigger DNA replication machinery and then cell will enter into the S phase. और जब सेल S फेज के अंदर एंटर कर जाएगी तब आपकी ये साइक्लिन जो है वो वापस डिग्रेड हो जाएगी। ओके, अब जब आपका S फेज कंप्लीट हो रहा है, DNA का सिंथेसिस हो चुका है, तब आपकी सेल जो है वो G2 फेज के अंदर एंटर करेगी और वहां पर आपका माइटोटिक CDK और माइटोटिक साइक्लिन ये मिलकर के और एक्टिव MPF बनाएंगे। इस तरह से ये पूरी सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल होती है। मोटा मोटा एक जो आउटलाइन है इसकी वो हमने यहाँ पर देखी है, और धीरे धीरे हम इंडिविजुअल ईच स्टेज के बारे में बात आगे करेंगे। ओके, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ MCDK कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन विद CDK फॉर्म कॉम्प्लेक्स। वापस ये देखिए यहाँ पर माइटोटिक साइक्लिन विद MCDK, ये आपका बात हम यहाँ पर करें कि इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। द CDK subunit can be phosphorylated at two regulatory site by V1 at tyrosine 15 and by CAK at threonine 161। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम इसकी। तो ये जो CDK सब यूनिट है ये दो साइट के ऊपर फास्फोराइलेटेड हो सकती है, जिसको कि हम कह रहे हैं यहाँ पर, एक साइट हो गया आपका V1 जहां पर कि आपका टायरोसिन 15th पोजीशन पर, और CAK जो कि थ्रियोनिन है आपका 161 पॉइंट्स पर। When both residues are phosphorylated, MCDK is inactive। अगर ये दोनों CDK जो है वो phosphorylated रहेंगे तो आपका MCDK जो है वो inactive होता है। Finally, removal of phosphate from tyrosine 15 by CDC 25 phosphatase yields active MCDK complex। इसमें ध्यान रखिए आप यहाँ पर कि जो आपका अगर दोनों पॉइंट के ऊपर फास्फोरिलेशन हो रखा है तब ये MCDK जो है वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, और जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है तब एक फॉस्फेट जो कि हमने कहा था कि कहाँ होगा, V1 के द्वारा किया जाने वाला जो कि टायरोसिन 15 पर था, उसको हटा लिया जाता है किसके द्वारा, CDC 25 फॉस्फेटेज। ये आपको MCDK कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स आपका माइटोटिक साइक्लिन
और माइटोटिक सीडीके, इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम एमपीएफ, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कहेंगे। ओके, एमसीडीके कॉम्प्लेक्स बन गया है। ओके, यही बात हमने यहाँ पर कही है कि यहाँ पर Y15 और T161 ये दो स्टेजेस हैं इसमें सीडीके में, और माइटोटिक साइक्लिन ये आपका इनएक्टिव है क्योंकि ये भी फॉस्फोराइलेटेड है। यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या कहा था कि टायरोसिन 51 पर जो फॉस्फेट ग्रुप है जब तक वो नहीं हटेगा तब तक ये आपका इनएक्टिव रहेगा। व्हेन बोथ रेजिड्यूज आर फॉस्फोराइलेटेड एमसीडीके इज इनएक्टिव, वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। okay. तो ये Y15 पर है, V1 जो है, जो बस बात मैंने आपको वहां कही है वो एक बार वापस डायग्रामेटिकली रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि इसके अंदर Y51 और T61 दो साइड्स हैं फॉस्फोरिलेशन की। तो V1 क्या करता है इसको कि एक फॉस्फेट ऐड करता है Y15 पर जो कि टायरोसिन पर जुड़ता है। देखिए वापस टायरोसिन के ऊपर ये जुड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो थ्रियोनिन पर जुड़ेगा, T161, थ्रियोनिन 161 पर। ओके, ये कौन जोड़ेगा? CAK। ये देखिए यहाँ बताया था मैंने आपको, यहाँ पर CAK ऐड करेगा एक फास्फेट ग्रुप 161 पोजीशन के ऊपर, ये 161 के ऊपर। ओके, और लास्ट में क्या होगा कि आपका जो CDC25 है वो इस Y15 साइड से इस फास्फेट ग्रुप को हटाएगा। ओके, तो यहाँ से फास्फेट जो है वो हट जाता है और अब आपका एक्टिव एमपीएफ का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है कि अब आपका मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिव हो चुका है। यही बात हम यहाँ पर कहा था मैंने आपको, ये देखिए अब ये आपका एक्टिव हो गया है, एक्टिव एमपीएफ हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, माइटोसिस को ट्रिगर करेगा, मशीनरी को, माइटोटिक मशीनरी जो है वो ट्रिगर होगी और सेल जो है एम पेज के अंदर एंटर होगी। ये बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबस्ट्रेट बाइंडिंग सरफेस ये अब आपका फ्री हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप जो है वो Y15 पर जो जुड़ा हुआ था वो हट गया है। ओके, Y15 पर था क्या है, यहाँ पर आपका टायरोसिन था जिसके साथ में एक फॉस्फेट जो है वो V1 के द्वारा जोड़ा गया था, WEEB। ओके, नाउ इनहिबिटर्स कि इसको रोकने के लिए कौन कौन से इनहिबिटर्स जो है वो इसके अंदर होते हैं। हम बात करें यहाँ से G1 से स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लिन डी और CDK6, इसमें P15, 16, 18 और 19 इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। तो साइक्लिन डी CDK6 और CDK4 हैं ये यहाँ पर, और साइक्लिन ई और CDK2 ये मैंने आपको इनिशियल स्लाइड में अगर आपको ध्यान हो तो बताया था मैंने आपको यहाँ पर। और P21, P27 और P57 ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे कि ये P53 पॉइंट कहते हैं इनको ना, पॉइंट 15, 16, 18 और 19 ये आपका जीवन के अंदर आ जाएगा। और किससे एसोसिएटेड होगा ये? साइक्लिन डी के साथ में। और डी के साथ में मैंने कहा था दो तरह की है वहां पर, वो एक CDK6 और CDK4, और इसी तरह से साइक्लिन ई के साथ में पॉइंट 21, 27 और 57। ओके, देन विद साइक्लिन ए जो काइनेज होगा इसका वो होगा CDK2, और यहाँ पर P21, P27 और P57 ये आपका एसोसिएटेड रहेगा। जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तब आपका G2 में अगर आप देखेंगे तो साइक्लिन ए और CDK1, P21, P27 और P57, और एम पेज में जो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर बनेगा वहां पर साइक्लिन बी और CDK1, P21, 27 और 57 पॉइंट्स यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। ओके, ये इसको इनहिबिट करने का काम जो है वो करते हैं। नाउ DNA damage checkpoint, ATM and ATR activated when any damage to unreplicated DNA is present. ATM एक डिजीज भी है, आपके कोर्स में दे रखा है ATM डिजीज, उसको भी हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। वहां पर एटेक्सिया टेलिस्टेरिया म्यूटेटेड जीन, व्हेन एनी, अगर वहां पर कोई डैमेज है यहाँ पर
तो ये जीन जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे व्हेन एनी डैमेज और अनरिप्लिकेटेड डीएनए इज प्रेजेंट। ATM is activated principally by double-stranded breaks and ATR by single-strand or unreplicated break. ये जीन है आपके ATM एंड ATR। अभी इतना समझ लीजिए, आपको इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है हमारा ATM का, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। The phosphorylate and activate CHK2 and CHK1, जो पिछली बार हमने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था। CHK1 और CHK2 phosphorylate and inhibit CDC25A and CDC25C, which are required for the activation of CDK2 and CDK1. अगर डैमेज होता है तब आपका CHK1 and CHK2 ये फास्फोराइलेट होंगे और CDC25A और 25C को ये आपका इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण से आपका CDK2 और CDK1 का एक्टिवेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ओके, यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ATM कब इंड्यूस होगा? जब डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होगा, और ATMR जो है वो तब इंड्यूस करेगा जबकि आपका सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाए या कोई पार्ट जो है वो अनरेप्लिकेटेड वहां पर रह जाता है। तो ये CHK1 को और ये CHK2 को करता है, जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बताया था यहाँ पर, ये कि CHK1 एंड CHK2 फास्फोराइलेट एंड इनहिबिट द CDC25। देखिए यहाँ पर इनके साथ में CHK1 और CHK2 का फास्फोरिलेशन हो गया है, कोई बात हम यहाँ पर कह रहे थे, फास्फोरिलेटेड एंड इनहिबिट CDC25A एंड 25C। ये 25A और ये 25C इनको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण से आपका CDK2 जो है वो नहीं बनेगा, और CDK2 नहीं बनता है तो आपका G1 और S फेज जो है वो अरेस्ट हो जाती है, और अगर आपका CDK1 नहीं बनता है तो आपका G2 फेज जो है वो अरेस्ट हो जाती है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से बना लीजिए, और ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा उसके साथ में, तो आप इसको बार बार देखेंगे, वीडियो भी आप बार बार देख सकते हैं, और इसको मैं एज ए PDF में आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ओके, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने अलग से इसलिए लिया है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ P53 इन G1 अरेस्ट इन रेस्पॉन्स टू DNA डैमेज। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ P53। ओके, तो जैसे हमने कहा था कि अगर कहीं पर डैमेज होता है DNA के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका DNA है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक आपका ब्रेक हो गया, जिसके कारण से या तो ये पार्ट लॉस्ट हो जाएगा या ये पार्ट लॉस्ट हो जाएगा इसका। तो अब आपका P53 जो है वो एक्टिव होगा, जो इनएक्टिव था पहले ये, अब ये एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू द ब्रेकेज और द डैमेज टू द DNA। ओके, और ये हमने कहा कि एक्टिव P53 जो है वो एक्टिव हो गया है। ये क्या करेगा कि ये P21 जीन के साथ में जाकर के और जुड़ जाता है। P53 binds to regulatory region of P21 जीन। ओके, अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका, तब P21 जीन जो है वो आपका P21 mRNA बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन में DNA से mRNA बनेगा, और जब इसका ट्रांसलेशन होगा, इस P21 mRNA से ट्रांसलेशन होगा, तब आपका P21 CDK इनहिबिटर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या करेगा कि ये आपका जो एक्टिव S फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जाकर के और ये जुड़ जाएगा, ये इसको अलग नहीं होने देगा, और इसके कारण से P21 S फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा, और जो कि इनएक्टिव रहेगा। P21 CDK इनहिबिटर प्रोटीन ये आपका S फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के साथ में जाकर के और जुड़ जाएगा, और इसको डिसोशिएट नहीं होने देगा। और हमने आपको ये कहा था कि ये बाद में साइक्लिन जो है वो डिसइंटीग्रेट जो है वो हो जाती है।
तो यहाँ P53 का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्वेश्चन में से एक बार ये पूछा जा चुका है, लेकिन फिर रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसको, इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए। ये बताएगा आपको कि किस तरह से इसका रेगुलेशन जो है वो हो रहा है। ओके, एंड there are several regulatory pathways. The first is cell cycle regulation by RB and E2F. ये क्या होते हैं? हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। और आप, जैसा मैंने कहा था कि इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, और जो भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज जो है वो कर सकते हैं। ये वीडियो मैं आपका उसके ऊपर डाल दूंगा, अच्छी तरह से समझना आप इसको। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप feel free to ask me. Okay, thank you.